बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, जहां हुकूमती दावे सामने आ रहे थे बार बार कि हमारे पास नंबर पूरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है, आईनी तरमीम आ रही है, जजेस की उम्र बढ़ाई जाएगी रिटायरमेंट की, या और भी जो जुडिशियल पैकेज डिस्कस हो रहा था काफी हफ्तों से, उसी टाइम के अंदर, उसी इसना के अंदर आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट होती है। और वो डेवलपमेंट है मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के ऊपर जो वजाहत मांगी थी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, 8 जजेस ने उसकी डायरेक्शंस जारी कर दी हैं, वजाहत कर दी है। थोड़ा सा जो आज डायरेक्शंस आई हैं मैं आपको पढ़ के सुना दूं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट अक्सरियती बेंच की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर वजाहत जारी कर दी। इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत अहम हैं जो समझने की जरूरत है। जजेस ने वजाहत की कि वाज़ेह मामला पेचीदा बनाने, इबहम पैदा करने की कोशिश मुस्तरद की जाती है। कमीशन के जरिए जारी फहरिस्त महज इंतजामी अमल है। मकसद तमाम मुतल्लिका अफराद को मालूमात और सहूलत फराहम करना है। कानूनी तौर पर पाबंद जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामी, इनकार के नताइज हो सकते हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। अब जो ये फौरी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और संगीन नताइज हो सकते हैं, ये दो चीजें बहुत अटेंशन ग्रैबिंग है एट दिस मोमेंट। जब हुकूमती इत्तेहाद ये कह चुका था कि 41 मेंबर्स जो है, बैरिस्टर अकील साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि 41 मेंबर्स जो हैं उनको इंडिपेंडेंट कंसीडर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और पॉसिबिलिटी है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में से उन 41 एमएनएस जो तहरीक इंसाफ का वोट लेकर एमएनएस बने थे, उनमें से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वोट कर सकते। अब इस फैसले के आने के बाद उन 41 एमएनएस की हालत के मतलब इस टाइम के ऊपर पार्टी पोजीशन क्या होगी, क्या वो वोट कर सकेंगे, क्या डिफेक्शन क्लॉज एक्टिव होती है, इसी सारे सिनेरियो के ऊपर आज के शो में बात करेंगे। बिफोर इट कि मैं अपने मेहमानों की जानिब आऊं, 8 एमएनएस आज भी आजाद हैं तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। 3 रहनुमा, 3 लीडरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है पार्टी के, अली अजहर खान साहब केपीके के जनरल सेक्रेटरी हैं, और मिस्टर उमर यूब खान साहब जो जनरल सेक्रेटरी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा मुबारक ज़ेब साहब जो एक ज़िमनी इलेक्शन जीतकर आए थे, वो भी इंडिपेंडेंट हैं इस टाइम पर। साहिवाल से मोहम्मद उस्मान अली साहब, ये भी इंडिपेंडेंट हैं। ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब जो शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली हैं उनमें से बनते हैं, और ये भी इंडिपेंडेंट हैं। ये भी एक कहानी है कि ये कैसे इंडिपेंडेंट है अभी तक, बहरहाल। और फिर औरंगजेब खिच्ची साहब इंडिपेंडेंट है, कंसिडर किए जा रहे हैं। और मोहम्मद असलम घुम्मन साहब, ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आपके सामने रख रहा हूं, ये वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है। ये 8 लोग इंडिपेंडेंट। इनमें से 3 की समझ आती है, अली अजहर खान साहब की, बैरिस्टर गौहर साहब की, उमर यूब साहब की। बाकी जो 5 हैं उनमें एम्बिग्विटी है, और ये 5 मेंबरान क्या वाकई में इंडिपेंडेंट कंसिडर होंगे या ये अपने एफिडेविट दे चुके हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और यही 5 मेंबरान जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल हो जाएंगे इन डेज टू कम फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। आबिद जुबैरी साहब माहिर कानून हैं, हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं, और हसन रजा पाशा साहब हैं, माहिर कानून हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आबिद जुबैरी साहब, बिफोर इट के हम आज की जो एक वजाहत आई है, फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, 8 जजेस ने जो इलेक्शन कमीशन की रिजर्वेशंस थी उनको एड्रेस किया है, उसकी तरफ आए। बिफोर इट के सबसे पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि डिटेल्ड जजमेंट अभी आई नहीं थी और इस शॉर्ट ऑर्डर की वजाहत आ गई है। इज दैट जस्टिफाइड सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक जो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उनको मालूम चाहिए कि 17 जजों का फैसला है मिलिट्री कोर्ट वाले केस में 21वीं तरमीम आई थी। 17 सुप्रीम कोर्ट 400 पे जजेस से उनका जजमेंट्स कोर्ट की है कि शॉर्ट ऑर्डर इज द जजमेंट ऑफ कोर्ट। रीजनिंग जो होती है वो सिर्फ बात होती है। तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज ऑलवेज शॉर्ट ऑर्डर। या तो पूरी जज ये शॉर्ट ऑर्डर दिया जाए। उसके अंदर एक क्लॉज 8 उसमें लिखा था कि वजाहत चाहिए किसी भी इशू पे, वो आप जजों को जो मेजॉरिटी जजेस हैं उनके भेजा जाएगा, वो एप्लीकेशन जाएगी और उसको वो उसकी वजाहत अपना ऑर्डर अपना इशू करेंगे, चेंबर में उसको देखेंगे। और आज जो लोग इस अदलिया के खिलाफ हैं और अदलिया हर तरह से और कोशिश, आई थिंक पैनल कोई आइन लिखा
आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ या हमारे इस प्रोसीजर में कि आप शॉर्ट ऑर्डर के बाद रीजनिंग, अगर फर्ज करें आप शॉर्ट ऑर्डर के बाद रीजनिंग नहीं भी आती तो क्या जजमेंट खत्म हो जाएगी? नहीं। तो ये कानून हर कोई जानता है, वकला भी जानते हैं, नेचुरली जो उनके मुखालिफ हैं जो चाह रहे थे आज आईनी तरमीम करके अदलिया को दबा दिया जाए, तबाह बर्बाद कर दिया जाए, उनको बड़ी तकलीफ होगी आज। ऑलराइट, हसन रज़ा पाशा साहब, डू यू एग्री? जी बिल्कुल, शॉर्ट ऑर्डर पे भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जुबैरी साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि वो मिलिट्री केस में, मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस ने ये करार दिया था कि शॉर्ट ऑर्डर इज आल्सो सफिशिएंट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज है जिसकी मैं वजाहत करना चाहूंगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद विंडो खोल ली थी, इस बात कुछ नहीं आती, क्योंकि पहले भी उन्होंने सिंबल वाले केस में कहा कि हमें जो समझ आई है हमने उस पे कर दिया। तो इसीलिए उस बात से बचने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये अपने शॉर्ट ऑर्डर में कहा कि समझ नहीं आती तो जरूर रजू करे। आर्म मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये उसकी वजाहत कर दी। मेरा ख्याल है अब ये कहना कि हमें समझ नहीं आई, ये तो खारिज इम्कान है कि ये बात उनको अब नहीं की जानी चाहिए या ना हो सकती है। दूसरी तरफ जरूर बात मैं करना चाहूंगा कि जो इस केस की जो सेंसिटिविटी है उसको मद्देनजर रखते हुए जो मेजॉरिटी जज साहबान हैं जिन्होंने ये फैसला दिया, उनको डिटेल जजमेंट जरूर अनाउंस करनी चाहिए, क्योंकि ना आने की वजह से दो जज साहबान जो कि इख्तिलाफी नोट उनका आया और बहुत पहले आ गया, उससे कुछ कन्फ्यूजन सी फैल गई है। मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि ये गलत है और उनकी बात ठीक है, लेकिन जो कन्फ्यूजन अमूमी तौर पे अवाम के अंदर फैल गई है या पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान, तो उसके लिए नहायत जरूरी है कि फुल वो जजमेंट डिटेल्ड आ जाए और जो रिव्यू पिटीशंस मुख्तलिफ पार्टीज ने फाइल की हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अल्टीमेट कोर्ट ऑफ लॉ है और उसी ने डिसाइड करना है। किसी और इदारे ने या किसी और शख्सियत ने इसकी वजाहत नहीं करनी। तो रिव्यू पिटीशंस का भी अगर जल्द आ जाए फैसला तो वो इसलिए जरूरी है, सब्सटेंशियल जस्टिस की बात कर रहा हूं, इसलिए जरूरी है कि जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर और बाहर जो हाइप क्रिएट हुई है वो तभी खत्म होगी जब एक फाइनल ऑर्डर आ जाएगा जो कि रिव्यू पिटीशन का होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को डिटेल जजमेंट जरूर फौरी तौर पर सर वो तो आएगी अपने टाइम से आएगी। जुबैरी साहब, यहाँ पर एक जुमला है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आपकी अटेंशन चाहूंगा। कानूनी तौर पर पाबंद जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामी इनकार के नतायज हो सकते हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। अब ये फौरी पूरी करे वाला जो एक सेंटेंस है ना सर, इसका क्या मतलब समझा जाए? इन अ डे, इन अ टू डेज, 3 डेज, या आज के आज? आज के आज, क्योंकि इन्होंने पहले ही अपने ऑर्डर जो अपने मास्टर से इंस्ट्रक्शंस लेके ये एप्लीकेशन, ये एक जाली एप्लीकेशन जो कोर्ट ने कहा है कि ये नॉन मेंटेनेबल एप्लीकेशन एक दी थी, उसको आज ही इनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको नोटिफाई करना है उन 41 लोगों को। क्योंकि देखिए इनको इंडिपेंडेंट रखने का मकसद ही यही था कि ताकि इनमें से कुछ लोगों को तोड़ लिया जाए। और कल जो इनके एक स्पोक्समैन हैं बैरिस्टर साहब, उन्होंने आपके चैनल्स पे बैठ के ये कहा कि हमारे पास अदली नंबर पूरे हो गए तो आईनी तरमीम लाने की। तो उन्होंने वो कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है इनके पास वो नंबर थे ही नहीं, 224 चाहिए। कोई कह रहा था सेनेट में भी कम था, वहां भी कम था, मौलाना साहब इनके साथ शामिल भी हो जाएं, JUI फिर भी इनके पास कम था। तो नेचुरली ये कोई जो 41 से इन पे काम था इनको उठा लेना था। कुछ उसमें से सुना 5-6 गायब भी हैं जो लोग बातें कर रहे हैं, तो उनसे इनको वोट करवाना था। लेकिन आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फल से ही कर दिया, तो आज ये करे। वरना मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कल इस पे H2 अगर नहीं करते तो कंटेम्प्ट नोटिस इशू करेगी चीफ इलेक्शन कमीशन और बाकी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। हसन रज़ा पाशा साहब, अब ये 41 है जो ये तहरीक इंसाफ के मेंबर काउंट किए जाएंगे एज पर दिस ऑर्डर, तो अब डिफेक्शन क्लॉज एक्टिव होगी? देखिए, नहीं, डिफेक्शन क्लॉज इसलिए एक्टिव नहीं होगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें इनको जो है वो 15 दिन का मौका दिया गया कि आप अपना ऑब्वियसली उन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवाई, ऑब्वियसली सर्टिफिकेट।
अब एक और है जो बाकी रह गए, जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में अपनी जमात के मुतल्लक नहीं लिखा था, अगर उनको भी इसके साथ मिलाते हैं तो ये एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर इनमें डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे आप। जिन्होंने लिख दिया कि हम पीटीआई के तल्लक है और उनको निशान नहीं दिया गया, लेकिन उनका एक माइंड आ गया, एक उन्होंने एक्सप्लोर कर दिया अपने आप को कि हम पीटीआई के हैं, तो उनको पीटीआई में भेज दिया। जो बाकी रह गए थे जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में नहीं लिखे थे, तो उनका क्या है? अच्छा, मैं थोड़ी सी आप दोनों मौजूद मेहमानों की थोड़ी सी अटेंशन उस तरफ भी लेके जाता हूँ। ये 8 के करीब जुबैरी साहब लोग हैं जो अभी तक असेंबली की वेबसाइट के ऊपर इंडिपेंडेंट काउंट किए जा रहे हैं। मिस्टर मुबारक ज़ैब साहब जो बाद में ज़िमनी इलेक्शन जीत कर आए थे, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब इंडिपेंडेंट शो हो रहे हैं, अली असगर खान साहब इंडिपेंडेंट शो हो रहे हैं, उमर यूब साहब इंडिपेंडेंट शो हो रहे हैं, और मोहम्मद असलम घुमन साहब इंडिपेंडेंट शो हो रहे हैं। चीचावतनी से उस्मान अली साहब, साहिवाल से उस्मान अली साहब इंडिपेंडेंट हैं, और जहूर हुसैन कुरैशी साहब इंडिपेंडेंट हैं, और औरंगजेब खान खिच्ची साहब इंडिपेंडेंट हैं। 3 लोगों की हमें समझ आती है, बैरिस्टर गौहर साहब की, उमर यूब साहब की, और अली असगर खान साहब की। बाकी 5 को सर इन्होंने वो सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए 41 में से इन 5 ने? सर नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप देखिए, आप ऑर्डर का पेज नंबर आपके पास है, पेज नंबर 2 देखें। आप देखें, उसमें लिखा हुआ है पैरा 4 के अंदर कि ये सर्टिफिकेट्स इन सब ने जमा करा दिए हैं 18/7 को, 24/7 को, 25/7 को, और उनके पर्टिकुलर अगर इन सब ने जमा करा दिए, अगर मुझे नहीं मालूम, उनकी वेबसाइट पे तो अभी 41 लोग ही इंडिपेंडेंट दिखा रहे हैं। उन्होंने तो खुद वजाहत मांगी थी कि हम इनको कहां कंसिडर करें, जब तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिखो ये पीटीआई, क्योंकि 11 जजों ने कहा था ये पीटीआई के ये जमात थी, और लगा कुछ लोगों ने उस वक्त कर दिया था, कुछ लोग डर के मारे उन पे जो जबरो सितम और आपने देखा जो हो रहा था लोगों के साथ, इनके कैंडिडेट्स के साथ पीटीआई के, वो जमा नहीं करा सकते इंडिपेंडेंट। उनको ये मौका दिया गया था 15 दिन का, और उन्होंने जमा करा। वो 15 दिन वगैरह सब गुजर गए। आप देखिए ऑर्डर में खुद लिखा हुआ है कि इन लोगों ने जमा करा दिए ये सर्टिफिकेट 3 मुख्तलिफ तारीखों को। अब इन्होंने उनसे अब आप क्लियर हो जाएगी बात। अगर ये आज ऑर्डर अब सुप्रीम कोर्ट का इंप्लीमेंट करते हैं तो क्लियर हो जाएगी, जिन 7-8 लोगों के आपके नाम लिए आपने कि वो किधर खड़े हुए हैं, तो इससे बात क्लियर हो जाती है। लेकिन मकसद यही था कि इसको डिले करके 41 लोगों को इंडिपेंडेंट रखे, उसमें जितने लोग टूट सके। और सही, अब हसन भाई ने बिल्कुल सही कहा कि वो हमारी एक जजमेंट आई हुई है कि वो जब तक वो रिव्यू नहीं होती 63A के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की, वो कहते हैं कि जो लोग किसी पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी के हैं और उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, वो चीजें जो मेंशन है 63A में जिसमें वो पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं, वो उसमें अगर खिलाफ जा ही नहीं सकते, वो वोट ही नहीं कर सकते। अब वो अलग बात है कि उस जजमेंट वो रहती है अपनी, इस वक्त वो जजमेंट स्टैंड करती है, सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट है। तो ये 41 लोग वोट ही, अगर ये 41 लोग सारे होते वोट भी नहीं कर सकते। हाँ, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं और जो इंडिपेंडेंट है, कुछ लोग तो इलेक्ट होके आए, उनको 3 दिन के अंदर उनको शामिल होना है होता है किसी जमात के फॉर द रिजर्व सीट्स। अगर वो नहीं हुए तो इंडिपेंडेंट है, वो कहीं भी वोट दे सकते हैं। सर रजा पाशा साहब, अब इंडिपेंडेंट सीट्स का क्या स्टेटस होएगा आज की जजमेंट के बाद? कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी नोटिफिकेशन? देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ने तो एक देनी है, जजमेंट अनाउंस करनी है, उसकी इंप्लीमेंटेशन करने वाला इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और उसी ने ही नोटिफिकेशन जारी करना है। अब देखते ये हैं कि इस जजमेंट के बाद या इस डायरेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है। अगरचे उन्होंने इससे जो वजाती एप्लीकेशन है इसके साथ साथ रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर रखी है, जिसमें गलबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उन्होंने भी रिव्यू पिटीशन फाइल की है। इसलिए मैंने पहले ये गुजारिश की कि ये बड़ी अहम बात है और अल्टीमेट जो डिसीजन करना है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। तो बेहतर ये होगा कि अगर ये मेजॉरिटी जज साहबान मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के, ये अगर जल्दी तौर पे वो अपना तफसीली फैसला जारी कर दें, क्योंकि वो करेंगे तो शायद वो फिर लगेगा वो रिव्यू पिटीशन, अगर वो नहीं करेंगे तो रिव्यू पिटीशन फिक्स नहीं होनी। तो ये बहरहाल एक थोड़ी सी है, कर देनी चाहिए मामले की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए, और कम क्लैरिटी भी आ जाएगी पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान कि कौन कहाँ खड़ा है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खड़ी है या पीटीआई है या हुकूमती इत्तेहाद है। तो ये सब चीजों के लिए जरूरी है कि ये रिव्यू पिटीशंस पे डिटेल के साथ एक जजमेंट आ जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ही डोमेन है, उन्होंने ही फैसला करना है, किसी और इदारे या शख्सियत ने इसकी ना तो वजाहत करनी है और ना
सर सुप्रीम कोर्ट की तो इसी जो वजाहत है इसके अंदर भी चंद जुमले बड़े तवज्जो तलब है। फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे। सो यहां पर तो बड़ी क्लैरिटी है सर। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि सुप्रीम, देखिए आर्टिकल 189 और 190 बहुत क्लियर है कि मुल्क के तमाम इदारे, तमाम शख्सियात वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स को मानने के पाबंद है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इससे पहले भी यही होता रहा है कि अगर 5-4 की रेशो से आया है, 3-2 की रेशो से आया है, मेजॉरिटी जो फैसला है वही प्रिवेल करता है। जो डाइसेंटिंग नोट्स जिनके आए हुए होते हैं वो बहरहाल कानून की किताब का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन मेजॉरिटी व्यू की होती है, ना कि माइनॉरिटी व्यू की। तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है। जाहिर है जो नहीं इम्प्लीमेंट करेगा ही हैज टू फेस द म्यूजिक। जुबैर साहब यहाँ पर एक और चीज के अभी बज़ाहिर लग रहा है, अभी पता नहीं है जब हुकूमती कार्ड अपने शो करेंगे हुकूमती जो नुमाइंदगान है तब बेहतर समझ आएगी। बज़ाहिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन हॉल्ट नजर आ रही है अभी आफ्टर दिस। देखिए 2-3 चीजें मैं अर्ज करूं। हसन भाई जो कह रहे थे मेजॉरिटी जजमेंट होती है, बिल्कुल, लेकिन आपको पता है उसी जजमेंट जिसका मैंने हवाला दिया उसमें ही लिखा हुआ है कि जब इवन मेजॉरिटी जजमेंट और माइनॉरिटी जजमेंट को जजमेंट पूरे कोर्ट की मानी जाती है। मतलब कि अब ये जो जजमेंट है ये फुल कोर्ट की है जो इसके केस में आई है। जो 2 उसमें कुछ माइनॉरिटी जजेस थे, लेकिन आप देखिए वो मिलिट्री कोर्ट्स में भी स्प्लिट था 9-6 का, लेकिन वो जजमेंट जो कहते हैं वो कहते हैं कि ये जजमेंट जो है ये 17 जजों की जजमेंट है, अगर 9-8 का जो भी था। तो इस वजह से अब आप ये देखिए इम्प्लीमेंटेशन करना इनके ऊपर ये पाबंद है इम्प्लीमेंटेशन। अब आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की चीज हॉल्ट पे नजर आती है। देखिए सारा गेम ही था। एक चीज हम सब भूल रहे हैं इस वक्त, वो बात नहीं आ रही कि आपने इस जजमेंट को खत्म करने के लिए कानून साजी भी की गई। एक लॉ पास किया गया इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, आपको याद होगा पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट लोग थे वो इंडिपेंडेंट होंगे, एफिडेविट नहीं जमा करा सकते, वो ये नहीं कर सकते। वो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने चैलेंज किया हुआ है, लेकिन वहां हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब हम चैलेंज करते हैं फौरन उस पर ऑब्जेक्शंस लग जाता है कि आप कैसे एग्रीव पार्टी हैं 184(3) में, जबकि एग्रीव का पार्टी नहीं होता। तो हमारी पटिशन पेंडिंग है, आज तक लगी नहीं है। हमने उस लॉ को चैलेंज किया हुआ है कि ये लॉ बना ही नहीं सकती थी मुकन्नना एक जजमेंट को रिवर्स करने के लिए। हाँ, वैलिडेशन कर सकती है, रिवर्स नहीं कर सकती। तो ये उसके कानून के होते हुए भी आज सुप्रीम कोर्ट के ये वजाती स्टेटमेंट जो आ गया, और इतना सख्त स्टेटमेंट जो आपने अभी फरमाया कि आज इंप्लीमेंट करें वरना उसके संगीन नताइज होंगे। तो देखते हैं संगीन नताइज क्या होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो समझता है उसके पीछे पूरी एक एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, उसको तो कोई टच कर नहीं सकता। जो वो करना चाहते हैं, मादर पिदर वो आजाद हैं, तो जो करना चाहते हैं करें। लेकिन इंडिपेंडेंट एक अदारा था जिसकी बड़ी तारीफें की जाती थी, जजमेंट्स रखी हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। जजों को लताड़ा जाता था। लाहौर हाई कोर्ट के हमारे एक सीनियर जज थे, उनको लताड़ा गया कि जी आपने कैसे इंटरफेयर कर दिया। तो ये चीजें अब सामने आ रही है ना। आरोज वाले केस का हवाला शायद आप दे रहे हैं, जो आरोज वाला केस था। ये हमारे लाहौर हाई कोर्ट के बड़े सीनियर जज थे, हमारे भाई जो बैठे हैं आपके सामने, मेरे बड़े भाई, ये खुद भी लाहौर हाई कोर्ट के एक बड़े अच्छे जज रहे हैं सर। तो ये आपको बताएंगे कि किस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से किसी जज के बारे में कह दे तो कितनी अच्छी बात नहीं होती, मैं समझता हूँ। हाई कोर्ट के, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। हसन रजा पाशा साहब, यहाँ पर ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी, लेकिन सर हमने 90 रोज में इलेक्शन होते नहीं देखे केपी में और पंजाब में। हमने बसद एहतराम बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं कि जो टाइम पे होनी चाहिए थी, जिन पे आइन कहता था कि ये होना चाहिए, वो नहीं हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा सर? थोड़ा सा ये एम्बिग्विटी सी आप भी फील कर रहे हैं मेरी तरह कोई? देखिए हम तो जुबैरी साहब और मैं, हम तो बतौर वकील रोज अदालतों में पेश होते हैं और बोर्ड डाउन करके पेश होते हैं, और यही हमारी ख्वाहिश होती है, चाहे खिलाफ फैसला आ जाए या हमारे हक में आ जाए, हम बोर्ड डाउन करते हैं उस कुर्सी को, उस कोर्ट को जिसका एहतराम हमें शुरू दिन से सिखाया गया है। और देखिए जजमेंट्स और फैसले अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हो, अदलिया के फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तो फिर क्या होगा? मुल्क में अनार्की, जंगल का कानून होगा सर, फिर कानून तो ना हुआ ना कोई भी। तो है ही जंगल का कानून ही है सर ये आजकल। और जंगल का कानून इस चीज के मुतअम्मल नहीं हो सकते। अब देखिए इवन जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास ताकत है, जो अपने मसल्स पे ईमान की हद तक वो रखता है, गरूर रखता है, वो कुछ भी बिल्डोज कर सकता है, जिसमें
आपको पता है कि कौन कौन है, क्या क्या है, बात क्या करनी, लेकिन अपनी जगह पे हमें देखना है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ और इस मुल्क के एक अदलिया से तल्लक रखने वाले एक आम रुकन की, क्या हमने अदलिया जैसे इदारे को महाजराई की भेंट चढ़ा के मुल्क में अनारकी वाली सूरत हाल पैदा करनी है? तो हमारा और मेरा और जुबैरी साहब का तो जवाब ये आएगा कि कतई नहीं। अब जो अनारकी फैलाना चाहते हैं उनसे भी हमारी गुजारिश ये है कि एटलीस्ट कुछ इदारों की साख रहने दें। कुछ इदारे अगर इदारों में भी कुछ देखें, बात बड़ी सिंपल है, मैं करूंगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज वाले खुद जजेस को पोलिटिसाइज करते हैं, उनकी तस्वीरें लगा देते हैं सोशल मीडिया पे, अपने पेज पे लगा देते हैं, जिससे जो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं वो जज साहबान जो कि उस बेंच पे बैठे होते हैं जिन्होंने फैसला करना होता है। जब ये बात आ जाए कि आज का मैन ऑफ द मैच फलां जज, तो वो क्या रह गया? वो जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो क्या समझते होंगे कि क्या वो मुझे एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, वैसे मुझे याद है कुछ अभी चंद महीने पहले की बात है, हमने इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, हमने बंदियाली कोर्ट्स भी देखी, उस तरह भी वो ट्विटर ट्रेंड्स भी चलते रहे उसके ऊपर, आज भी चल रहे हैं कुछ जजेस के खिलाफ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे नाज़रीन, उसके बाद एक नई टर्म आपके और मेरे लिए नई टर्म है, दो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी कोर्ट का एक आइडिया फ्लोट किया जा रहा है एट सम लेवल, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। अपने जो हमारे दोनों गेस्ट हैं उनसे बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमारे पिछले कुछ चंद हफ्तों से पूरे पाकिस्तान की बहस है, हर ड्राइंग रूम में, हर टेलीविजन के सामने बैठे हुए लोग यही बहस कर रहे हैं कि हुकूमत अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने में कामयाब होगी, नंबर पूरे हैं या नहीं है। उसी सारी गेम के अंदर आज एक बड़ा झटका, ये जो वजाहती बयान है सुप्रीम कोर्ट का जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन मांगी थी उनसे, फाइनली डायरेक्शन तो आ गई, उसके ऊपर भी खैर डिफरेंट तज्जिए आ रहे हैं। बट एक टर्म रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, एक इस तरह का इदारा बना दिया जाए कि जिसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हों, जहां पर वजाहत चाहिए हुकूमत को वहां पर रुजू कर लिया जाए। जुबैरी साहब, डू यू थिंक कि ये कोई सीरियस मैटर है? हमारे हाई कोर्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बताए 199 की जुरिस्डिक्शन ले ली जाए हाई कोर्ट से, सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट तक क्यों कन्फाइन किया जा रहा है? आर्टिकल 199 के तहत आप रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल करते हैं, तो वहां भी प्रोविंसेस में भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दें, वहां भी 2 चीफ जस्टिस आ जाए। क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में क्या 2 चीफ आर्मी स्टाफ होते हैं? हमारे मुल्क में 2 प्रेसिडेंट्स होते हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं निकाल के ये बदनीयती कर रही है हुकूमत, क्योंकि वो चाहते हैं एक्सटेंशन देना, उनके प्लान में एक्सटेंशन, जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब हैं उनको एक्सटेंशन देना या उनका टेन्योर फिक्स करना। हमारा सुप्रीम कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, व्हेन इट हियर्स कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस इट सिट्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये जर्मनी या उस तरह का मुल्क नहीं है कि वहां को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है, फिर भी वहां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज में, आप मालूम कर लीजिए जाके, वहां 2 कोर्ट्स इस तरह से नहीं होते कि 2 चीफ जस्टिस हों जर्मनी के, एक ही चीफ जस्टिस होगा पाकिस्तान का इंशाल्लाह, और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। हमारे यहाँ तो हाई कोर्ट और सिंध को भी कहा है कि जब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में बैठती है सुप्रीम कोर्ट में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है। तो ये जो कोशिश हो रही है, ये सिर्फ इनकी ख्वाहिश है कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के अपनी मर्जी के जज बना लें, 184, 185, 186 की चीजें वहां चली जाएं, बाकी कोई डिले नहीं होता, सिर्फ केस मैनेजमेंट की जरूरत है। ये बिल्कुल गलत बात है। इस वक्त भी 19 जज काम कर रहे हैं, तो अगर आप चाहते तो और एड हॉक जज बना लीजिए, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोविजन है, आप एक्टिंग जज बना सकते हैं, ले आइए हाई कोर्ट से कुछ जजेस, उनको बिठा दें एज सुप्रीम कोर्ट के लिए काम करने के लिए कुछ अरसे के लिए, अगर आप समझते हैं कि आपको ये सारा ये। लेकिन ज्यादा पेंडेंसी तो लोअर कोर्ट्स में है ना, सुप्रीम कोर्ट में अगर तनासुब देखा रेशो, ज्यादा पेंडेंसी तो लोअर कोर्ट्स पे। आप ये बैठे हमारे बड़े भाई यहाँ हसन साहब, लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 25 जज खाली हैं, 25 जगहें खाली हैं, तो डिले कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है ना, अपॉइंटमेंट मतलब ये कोर्ट्स का भी इसमें जिम्मेदारी है, चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है, वो नाम भेजें इन जजों की। 25 लोग नहीं काम कर रहे, आप सोचिए उन जजों पे कितना बर्डन होगा, कितने लोगों ये कह देना कि जिस तरह हमारी यहाँ मुश्किल जो है, हमारा प्रोसीजर चेंज करने की जरूरत है, केस मैनेजमेंट की जरूरत है। दुनिया भर में, इंडिया में 1.5 बिलियन की आबादी है, 33 जजेस हैं। अमेरिका में 400 मिलियन की आबादी है, 40-50 करोड़, उन पर 9 जज काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखिए ना, सिर्फ केस मैनेजमेंट। इंग्लैंड में देख लीजिए कितनी बड़ी आबादी है, उसमें कितने जजेस हैं। तो ये देखिए, जजेस की तादाद नहीं होता, आपकी जो जगह इस पर लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में,
जगह खाली है उनको पुर कीजिए, और आप समझते हैं उनमें कमी है और अपॉइंट कर दीजिए जजेस मेरिट पे। उसका तरीकाकार तो मौजूद है ना सर, उसका तरीकाकार तो मौजूद है, हर चीज मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में तादाद बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास एडहॉक का अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है और एक्टिंग जजेस का होता है ये। लेकिन तादाद बढ़ा के अपने मर्जी के लोग, हम इसको मेजॉरिटी किसी को दे देंगे, ये करना, ये बदनीयती पे। अब एक वक्त आ गया है कि आज तक हमारा कानून ये कहता था, जजमेंट्स कहती थी कि आप पार्लियामेंट की किसी भी एक्ट को बदनीयती पे नहीं चैलेंज कर सकते। अब वक्त आ गया है कि ये, और जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जजमेंट एक माइनॉरिटी नोट था, लेकिन अब वक्त आ गया कि ये भी देखें कि ये कोई लॉ पास करने का तरीका है जो पिछले दिनों पिछली पीडीएम की हुकूमत में विदाउट कोरम के लॉज पे लॉज, एक दिन में 50 लॉज पास हो गए। जिस तरह से ये लॉ पास होते हैं, ना उसकी रीडिंग होती है, ना वो सेलेक्ट कमिटीज में जाते हैं, जो तरीका कार दिया हुआ है, प्राइवेट बिल आ जाते हैं, उनको टेबल कर दिया जाता है, तो जो हो ही नहीं सकते अंडर आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीजें हो रही है, लेकिन इसमें अब कोर्ट्स को देखना होगा कि ये तरीकाकार जो लॉ पास करने का है, ये अडॉप्ट हुआ या नहीं। हम हर वक्त कोर्ट्स कह रही होती है कि आपने लॉ फॉलो नहीं किया, थिंग्स शुड बी डन द वे इट इज डन, शुड बी डन, अदरवाइज इट इज इलीगल। तो यहां भी होना चाहिए। जब आप पार्लियामेंट की उसमें आप दाखिल, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर कोई इलीगल प्रोसीडिंग्स, आप अगर इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप देख सकते हैं, तो पार्लियामेंट की ये प्रोसीडिंग्स को भी देखा जा सकता है, कानून साजी की। भाई साहब, कोई स्पेस आपको नजर आती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की, कि हमारे मौजूदा सेटअप के अंदर कहीं पर कोई स्पेस देखते हैं आप? एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और तस्दीक भी करूंगा कि ये आइडिया आज फ्लोट नहीं हुआ। मेरे भाई जुबैर साहब भी इसको एंडोर्स करेंगे। कोई ऐसे मसाइल सर उठाते हैं तो ये बात आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होनी चाहिए और बाकी जो आम पब्लिक के केसेस हैं उनकी के लिए कोर्ट्स अलग होनी चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तक की कोर्ट्स हैं उनमें बाकायदा ग्रेड्स होते हैं, जिस तरह सरकारी मुलाजमीन के होते हैं, ग्रेड 23 तक, वो 22 तक वो होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट की तरफ जब आते हैं तो वहां पे ग्रेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है। और इसी तरह जब आप सुप्रीम है तो उसमें भी कोई ग्रेड नहीं है, उसमें भी यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है। एक चीज बहरहाल जरूरी है जिस पे देखना पड़ेगा, जो डेडलॉक है इस वक्त, और जो इस वक्त जो एक 60 लाख के करीब पेंडेंसी है, उस सब को दूर करने के लिए अगर जजेस तादाद बढ़ा दी जाए तो उसमें कोई ऐसा तो एडहॉक जजेस, सर वही तो जुबैरी साहब भी कह रहे हैं, एडहॉक जजेस लाए जा सकते हैं उसके लिए। हाँ, कि लोगों लाए जा सकते हैं, एडहॉक जजेस लाए जा सकते हैं लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए। देखें, आप देख लें पिछले 1.5-2 साल से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कितने कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस उठाए हैं और कितना टाइम उनको दिया है, और आम जो 23 करोड़ आवाम के जो मैटर्स हैं, उनके जो छोटे छोटे जमीन के तनाजे हैं या उनकी लाइफ या डेथ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस के केसेस हैं, उनकी सुनवाई कितना टाइम लगता है और वो कितने अरसे से पेंडिंग चले आ रहे हैं। तो फिर आपको मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, जब एडहॉक जजेस हमारे 2 ऐड हुए हैं, जब 2 जजेस आए हैं, तो उसके बाद पेंडेंसी ज्यादा हो गई सर, बढ़ गए हैं, कोई 3000 के करीब गालिबन केसेस मजीद बढ़ गए हैं सर। आई एम सॉरी टू से दैट, डर भी लगता है कि बात करते हुए, लेकिन वो केसेस ज्यादा, पेंडेंसी ज्यादा होगी सर। आप एक दफा जरूर वो फिगर चेक करें कि उन 2 जज साहबान ने जब से वो तैनात हुए हैं इस वक्त तक कितने केसेस डिसाइड किए हैं। रिमार्केबल कर तो रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं, रिमार्केबल स्ट्रेंथ है वो उन्होंने, बल्कि जनाब जस्टिस तारक मसूद साहब ने चीफ जस्टिस कि आप हमारे पास कम केसेस लगा रहे हैं, आप 10 लगा रहे हैं, आप 30 केसेस लगाएं। साहब आपका शुक्रिया सर, जुबैरी साहब आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये सेगमेंट देखा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक की जा सकेगी, अब कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमने थोड़ी सी डिस्कस करने की कोशिश की, और स्टेटस क्या है अभी जो आई है वजाहत, उसके बाद स्टेटस क्या है, फर्दर क्या होगा, ये डेवलपमेंट्स के ऊपर थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले सेगमेंट में आपने देखा अभी जुबैरी साहब की और हसन रज़ा पाशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी सारी, उसमें एक लीगल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं इन डायरेक्शंस के जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन को जारी की गई हैं। अब इस सेगमेंट के अंदर थोड़े से पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस के ऊपर भी बात करते हैं, एंड बाय चांस हमारे जो दोनों मेहमान इस सेगमेंट में हैं वो माहिर कानून भी हैं और साथ पॉलिटिशियन भी हैं। आमना शेख साहिबा हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है, और नईम पंजोता साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। आमना साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।
आई एम श्योर कि आपने जो डायरेक्शंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को, आई एम श्योर कि आपकी नजर से भी गुजरी होंगी, आपने पढ़ी होंगी। व्हाट नेक्स्ट? क्या अब हम समझें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुकूमत लाना चाह रही थी दैट इज ऑन हॉल्ट नाउ? थैंक यू वेरी मच साकिब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और ये आज काफी देर से मैं देख रही हूँ कि ग्रुप्स के अंदर और सब जगहों पे ऐसी क्या साराइयां चल रही हैं कि जो आज इंस्ट्रक्शंस और जो ऑर्डर आया है उसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि मैं पर्सनली समझती हूँ कि जो इनिशियल ऑर्डर शॉर्ट ऑर्डर आया था वो ही बड़ा गलत था और वो एक बड़ी इमोशनल जजमेंट थी। जो लॉ है इट इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट। लॉ के इमोशंस नहीं होते। लॉ ये नहीं कहता कि जी ये इस पार्टी के पास मकबूलियत, ये एक मकबूल जमात है, इनके पास लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, तो इसलिए हम इनको जो है फेवर कर दें या इनकी लिए अच्छा एक सॉफ्ट डिसीजन दे दें। लॉ में ये नहीं होता। सो अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है तो मैं पर्सनली उससे एक तो बड़ा डिसएग्री करती हूँ। फिर अभी आज की इंस्ट्रक्शंस के अंदर उन्होंने लिखा कि जी जितने भी लोग जो है इंडिपेंडेंस है उनको पीटीआई का तस्वर किया जाए और वो पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा भी होंगे और वो उसी के हिसाब से फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस एंड पर्पसेस। अब ये बात इसमें अंडरस्टैंड लेकिन यहाँ पर भी सर्टिफिकेट की बात है ना, जिन लोगों ने सर्टिफिकेट दिए उनको कंसीडर किया जाए, नॉट एवरीबॉडी। उन्होंने यस बट उन्होंने साथ ये भी कहा है कि सर्टिफिकेट दिया है इन टर्म्स ऑफ द शॉर्ट ऑर्डर। जो शॉर्ट ऑर्डर के अंदर उन्होंने उनको एक्स्ट्रा डेज दिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे ये कहता है कि 3 दिन के बजाय उनको 15 दिन दे दिए जाए कहीं, और ये प्रोविजन इसकी इजाजत भी नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन कहीं। तो अगर आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट, एंड सेकेंडली सबसे बड़ी बात यह है कि बैरिस्टर गौहर को बार बार इस जजमेंट के अंदर कहा गया कि जी वो चेयरपर्सन पीटीआई है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि वो चेयरपर्सन पीटीआई है, ही हैज द अथॉरिटी। बट मुझे ये बताएं कि जब चेयरपर्सन आके खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और ये कहता है, ये तस्लीम करता है कि जी हमारी पॉलिटिकल मूव है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे उनको पीटीआई डिक्लेयर कर सकती है? ओके नहीं पंजोता साहब, ये थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं आमना साहिबा की जो पॉइंट्स उन्होंने रेज किए, लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं, जब से अजीज भंडारी साहब पीटीआई की लीगल टीम का हिस्सा बने, इलेक्शन कमीशन की जो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस है थ्रू आउट पीटीआई के साथ, उसमें तो बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन पीटीआई नहीं एड्रेस किया गया। देखिए बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जो हमारी कुलीग जो है आमना शेख साहबा फरमा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है इख्तियार नहीं था कि उन्होंने फैसला कैसे दे दिया, तो ये बात बड़ी गलत है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हुआ इन पीछे वाले सालों के अंदर वो पूरी दुनिया ने देखा। और जहां तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है या नहीं है, तो वो आइन का आर्टिकल अगर 187 पढ़ लिया जाए उसके अंदर कंप्लीट जस्टिस देने का अख्तियार है। अब सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आजाद जानबूझ के डिक्लेयर किया गया। उसके बाद जो है किसी ने सुप्रीम कोर्ट में भी 100 मोटो नहीं लिया। यहाँ पर बिल्ली मार जाए तो उसके ऊपर भी 100 मोटो ले लिया जाता है। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और इंसाफ दिया है, जमहूरियत को इंसाफ दिया है, तो उसमें क्या खबास है कि वहां पर जाकर इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन के दोबारा वहां पर चला गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है दोबारा, जो उन्होंने उस फैसले की जो है दोबारा उसके ऊपर तफसील जारी की है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि हमने फैसला दे दिया और इलेक्शन कमीशन इसके अंदर हर्डल जो है वो पेश कर रहा है। तो ये जो क्लियर है मिसकंडक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ना करके। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का काम था, जहां वो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड जमात है, तो उसके बाद कोई ऐसी चीज रह ही नहीं गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया तो रिव्यू के ऊपर तो कोई स्टे आया ही नहीं था। तो रिव्यू के ऊपर अगर स्टे होता तो फिर हम कहते हैं कि वाकई आप मानो उसके ऊपर इंप्लीमेंट ना करें। यहाँ पर प्रॉब्लम 15 दिन का आ रहा है। आमना साहिबा जो पॉइंट रेज कर रही है वो कहती है कि 15 दिन दे दिए, 3 दिन की जगह नहीं सकते ना, इट इज नॉट। और 3 दिन की साकिब, 3 दिन आफ्टर द गैजेट नोटिफिकेशन, 3 दिन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं है। 187 जो है वो बड़ा क्लियर है और उसके अंदर अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट बैठकर अगर लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर सकेगी कि ये कौन से उम्मीदवार थे और इन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवाए और आगे से आरोप उस इमारत के ऊपर जो 187 आपको ये कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की पावर्स है सुप्रीम कोर्ट के पास। देखिए मुझे बात करने देना, आमना शेख एक मिनट रुक जाए ना, अपनी बारी पे बात कीजिएगा। देखिए मेरे समेत जितने उम्मीदवार थे वो गए आरोज के पास और जाकर उन्होंने कहा कि हमारे सर्टिफिकेट तस्लीम करें। वहां पर आरोज ने क्या कहा, जनाब नहीं आप तो आजाद हो गए, आपका ये निशान इन निशानात में से देखें। किसी से तो ये भी नहीं पूछा गया कि कौन सा निशान है, उसको 4 बजे ही अलॉट कर दिया गया।
तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, और सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं इंसाफ देना लोगों को तो किसने देना है? तो उन्होंने वो घड़ी जो है वो दोबारा उस जगह पर लेकर गया और कंप्लीट जस्टिस दिया। जहां तक 13 जनवरी पे वापस गई घड़ी को ये फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट करना था, लेकिन किसी PMLN के रहनुमा की तरफ से, पीपल्स पार्टी के रहनुमा की तरफ से, MQM के रहनुमा की तरफ से, जितने फॉर्म 47 वाले हैं जिन्होंने बेनिफिट लिया है और जो चाहते हैं कि मुल्क में वही गैर कानूनी अमल जो है जारी रहे, खिलाफ वर्जियां भी जारी रहे, लोगों को अगवाकारियां, छापे, गिरफ्तारियां भी को डाले पहुंचते रहे, किसी उन अशखास में जो इस चीज के हामी है, किसी एक ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया, बल्कि वो बहाने में वो कहते हैं जी रिव्यू पिटीशन दायर हो गई है। मैं थोड़ी देर पहले मंदोखेल साहब को सुन रहा था, पंजोता साहब फिर यहाँ पे जाएंगे तो फिर तो मुझे वहां पे जाना पड़ेगा वापस, जहां 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, फिर तो वहां पर भी कहानी वापस जाएगी ना। वो इस तरह तो बहुत सारे अहकामात आते रहे जिनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हुई। सवाल अब ये है कि इस पे आके जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की आई है इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होता दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्वेश्चन इज दैट। बिल्कुल होता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर उसके नताइज होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूं कि उस वक्त भी जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन करवाएं, उस वक्त भी अगर कार्रवाई इनके खिलाफ कर ली जाती ये ना होता। लेकिन मसला ये है ना कि यहाँ पर अगर कोई जज इस तरह बढ़ता है तो उसके भाई को, उसके बहन को उठा लिया जाता है, उसको अगवा कर लिया जाता है, वहां पर कैमरे लगाए जाते हैं, उसको ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर वो जजेस के साथ किया था आप लोगों ने, हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती है कि कोई हमारे पास कंप्लेंट नहीं आई। और मैं हैरान हूं कि असेंबली के अंदर फ्लोर के ऊपर खड़े होकर जो जमहूरियत के दावे करते थे, आज वही जमहूरियत को डीरेल करने के ऊपर जो है डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हमारी मर्जी। बजोता साहब, मुझे यहाँ पर आमना साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू कर लेने दे। आमना साहिबा, व्हाट वी सॉ इन द पास्ट वो एक डिस्कशन है, चल रही है, अभी भी चलती है, बट आज इस डायरेक्शन के बाद चीजें थोड़ी मुख्तलिफ है। इस डायरेक्शन के ऊपर स्पेसिफिकली बात करते हैं, यहां पर भी हुकूमत कोई हर्डल क्रिएट करने के मूड में है या इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगी? आपके इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा एज लॉ एक्सपर्ट, नॉट PMLN, एज लॉ एक्सपर्ट। आई अंडरस्टैंड। देखिए साकिब, एज लॉ एक्सपर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि देयर आर 4 डिफरेंट पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जुडिशरी है, उसमें लेजिस्लेचर है। जुडिशरी का जो कोई डिसीजन होता है वो सबके ऊपर बाइंडिंग होता है, यस, बट द पार्लियामेंट हैज द पावर्स कि अगर जुडिशरी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन देती है, क्योंकि वी आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। जैसे दूसरे मुल्कों में अगर कई मोनार्कीज होती हैं, वहां पे किंग सुप्रीम होता है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है तो देन व्हाट एल्स? सो कॉन्स्टिट्यूशन की एब्रोगेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन पे इम्प्लीमेंट ना करना, वो कोई भी करे, भले वो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ही की तो तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है ना, इसी की तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट करे। तशरीह एंड रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर 2 वेरी डिफरेंट थिंग्स। तशरीह के हमारे पास डिफरेंट टूल्स अब ये डिटरमिन कौन करेगा? पंजोता साहब कहेंगे वो तशरीह थी, आप कह देंगी रीराइटिंग थी। वो नहीं, मैं आपको बताती हूँ। उसके अंदर जो बड़े सिंपल सी बात है, देयर आर सिंपल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन व्हेन इट कम्स टू लॉ, व्हेन इट कम्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, देयर इज अ गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, देयर इज अ लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्या पूरी दुनिया के अंदर मौजूद किसी भी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के मुताबिक आप 3 दिन फ्रॉम गैजेट नोटिफिकेशन को उठा के 15 डेज आफ्टर पासिंग ऑफ 8 months ऑफ इलेक्शन कर सकते हैं? दुनिया में मौजूद, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करती, दुनिया में मौजूद किसी कानून के तहत ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, बल्कि ये इंटरप्रिटेशन है ही नहीं। So, देखिए, जब ब्लैक लेटर लॉ लिखा हुआ है, ब्लैक लेटर लॉ को तब्दील करना और उसको इंटरप्रेट करना 2 अलग चीजें। हाँ, अगर ये लिखा होता विद इन अ फ्यू डेज होता तो उसकी इंटरप्रिटेशन शायद सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती थी कि जी क्योंकि अभी तक कंफ्यूजन थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए हमने 15 दिन। तो मैं पॉइंट ब्लैंक पे आता हूं कि क्या इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होने जा रही है या नहीं? देखिए जी, असूलन तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। एज अ लॉयर एंड एज अ पॉलिटिशियन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी, लेकिन करना तो ये इलेक्शन कमीशन ने है ना, डायरेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी ना। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट हो, उसके पर इंप्लीमेंटेशन नहीं। मेजॉरिटी ऑफ जजेस को मैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या मैं तो नहीं कह सकता। एज अ पॉलिटिशियन यू कैन से दैट, आई कांट बी पार्ट ऑफ दैट। इट्स नॉट अबाउट, आई एम नॉट कॉलिंग द जजेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एज आई सेड अर्लियर, to me this is a emotional decision. Unconstitutional ज़्यादा, it's an emotional decision. Why emotional? Like you said it quite a few times. Why emotional? क्यों emotional decision लगता है आपको ये? क्योंकि उन्होंने अपनी
कमेंट्री में बहुत दफा बोला कि जी एक बड़ी मकबूल जमात है। मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कितनी मकबूल जमात को आप कैसे डिप्राइव कर सकते हैं? तो क्या मकबूल नहीं है वो जमात? क्या वो मकबूल जमात नहीं है? क्या उस जमात का एक बंदा आपकी पार्टी के हेड जो है मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं हराया उसने एबटाबाद से? नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं इस बात के ऊपर किसी जमात की मकबूलियत डिटर्मिन नहीं होती। नंबर वन। वोटों से मकबूलियत हम जान देंगे। जमात है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो मकबूल जमात है, क्या किसी जमात की मकबूलियत उसको लॉ से इस्तिस्ना देती है? क्या वो हर तरह के लॉ से इम्यून है? जब लॉ ब्लैक एंड व्हाइट कहता है देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, दे हैव टू file their papers within a stipulated time, they have to file their certificates within a stipulated time, they have to join a political party within a stipulated time. तो सिर्फ इसलिए कि वो मकबूल जमात है इसलिए हम उनके साथ सॉफ्ट रवैया रखते हैं, उनको प्यार मोहब्बत करते हैं। ओके, दैट कुड बी योर अंडरस्टैंडिंग। पंजोता साहब, सिर्फ आप लोगों के साथ हमदर्दी इसलिए है कि पता नहीं उसकी रीजंस क्या है, मुझे बैकएंड पे क्या है मुझे तो नहीं पता उसका, लेकिन क्या वाकई की हमदर्दियां अभी भी हासिल हैं आप लोगों को? देखिए, ये कौन सी ऐसी हमदर्दियां हैं जो हम ले रहे हैं? हमारा लीडर इस वक्त जेल में है, उसको एक दफा 3 साल सजा दी गई, फिर 14 साल सजा दी गई, और फिर आपने देखा कि अब नया उसी हवाले से चौथा केस तोशाखाना का बना दिया है। उनकी एहलिया अंदर है, पूरी पार्टी के ऊपर जिस तरह क्रैकडाउन किया गया, लोगों के घरों में जिस तरह छापे मारे गए, और स्टिल अब भी जलसा करते हैं, इसी तरह से हो रहा है। मेरे समेत सारे लोगों के ऊपर FIRs हैं। कहां पर अदालतों ने हमारे बैठ कर कह दिया कि सबको क्लीन चिट दे देते हैं और सारों सबके केस खत्म हो गए, और कहां पर ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया, बल्ले का निशान छीना गया, बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन के अंदर गया। हालांकि काजी फैसल साहब कह सकते थे कि आप PTI के उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्होंने बाद में भी कोई नोटिस नहीं लिया। आप देखा कि किस तरह नवाज शरीफ को एल किया गया, और खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वो स्टिल बरकरार है। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट में हमने रजू किया हुआ, आपने देखा कि 9 मई के हवाले से हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टिल पेंडिंग है, उसके ऊपर कोई समाअत नहीं की गई। हर रोज हम कह रहे होते हैं कि क्यों नहीं समाअत की जा रही। 8 फरवरी के हवाले से जो डाका डाला गया वो भी पिटीशन हमारी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कहां पर हम मकबूल नजर है? कहां पर यह देखा जा रहा है कि आप बड़ी पार्टी हैं तो लिहाजा ये दरखास्तें सुनी जाएं? यहां पर तो यह है कि जो फैसला समझे कि इनके खिलाफ आ गया है तो ये समझते हैं कि नहीं जी, अब इसके अंदर मकबूलियत को देखते हुए किया गया है। अब इसी फैसले के अंदर अगर चले जाएं तो आपने देखा कि 5 जजेस ने तो इख्तिलाफ किया, तो इख्तिलाफ करने वाले भी वहां पर खड़े हैं, और जो मेजोरिटी के अंदर हैं मेजोरिटी वाले भी खड़े हैं। और 8 जजेस से क्या ये मोतबर है? क्या 8 जजेस से नवाज शरीफ मोतबर है? क्या शहबाज शरीफ मोतबर है? क्या जजेस है ना, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो जजेस हैं। इनकी करप्शन जिन्होंने लूट मार की है, जो जजेस उन जजेस की जो इस्तीफे दे रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है जी बड़ा जबरदस्त है, ये तो करप्ट था, जो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जुल्म जबर जारी रहे, जो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि KP बिल्कुल बेशक वहां पर दहशतगर्दी जो है वो जाकर एजेंसी जो लोगों के ऊपर जुल्म करें, कोई इशू नहीं है, जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन। कुछ मैं इनपुट आपका इस पे चाहूंगा कि अभी आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल असेंबली की, इसमें थोड़ा सा इनपुट चाहूंगा मैं आपका। हम सॉरी, हम कटिंग, मुझे इनपुट थोड़ा सा यहाँ पे आपका चाहिए। 8 के करीब लोग अभी तक इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, और इन इंडिपेंडेंट्स में मुबारक ज़ैब साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से जो बज़ाहिर ये था इंप्रेशन कि आपकी पार्टी के लोग हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, अली असगर खान साहब हैं, उमर यूब साहब हैं, मोहम्मद असलम घुम्मन साहब हैं, उस्मान अली साहब हैं साहिवाल से, ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब हैं, औरंगजेब खान खिच्ची साहब हैं। 3 लोग ही मुझे समझ आती है, गौहर अली खान साहब, अली असगर खान साहब और उमर यूब खान साहब। बाकी 5 लोगों ने क्या सर्टिफिकेट नहीं दिए थे? देखिए, बिल्कुल उसके हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ हमारे सर्टिफिकेट जो हैं वो नहीं दिए थे, लेकिन बात ये सवाल ये है कि क्या जबरी तौर पर उठाकर और उनको उनकी वफादारियां चेंज करवाना क्या ये ठीक है? जहां तक बात की जा रही है कि हमारे नंबर पूरे हो गए, कल से शोर मचाया जा रहा था कि हमारी तादाद पूरी हो गई है, कोई इस बात के ऊपर जो है वो बात नहीं करता। नहीं, लेकिन आज देखिए उसमें क्लैरिटी आ गई थी ना, बैरिस्टर अकील की स्टेटमेंट के बाद पंजोता साहब क्लैरिटी थी, जब वकील साहब ने कह दिया था कि 41 इंडिपेंडेंट है, तो वो क्लैरिटी आ गई थी ना सिचुएशन में कि क्यों तादाद पूरी हो रही है। तो आज के बाद यही तो सवाल है कि अब तादाद पूरी है कि नहीं है? देखिए, तादाद की बात मैं वही गुजारिश कर रहा हूं ना कि अभी भी अगर इनसे किसी बंदे से पूछा जाए ना और डिठाई से ये कहेंगे कि बिल्कुल जी हमारी तादाद जो है पूरी है, भाई किस रूह से कह रहे हैं? 17 सीटों वाले जिस तरह डाका डाला गया फॉर्म 47 के तहत, और फिर हमारे जीते हुए लोगों को हरवाया गया, अलायंस बनाकर आपने तादाद बनाई, और उसमें भी अब आप चाहते हैं कि रिकाउंटिंग के बाद जो है अब अमल ऐसा किया जाए कि लोगों को उठाकर और काजी साहब की टेंशन या कोई और जज अपनी मर्जी का लाया जाए जो इनकी मंशा के मुताबिक चले।
तो वो बिल्कुल ठीक है, वो आईनी पैकेज है, आईनी तरमीम है। तो आईनी तरमीम और तमाम पैकेज सारे दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि कोई पार्लियामेंट बैठी और वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने केसेस खत्म करवाने के लिए तरमीम करें। कभी नैब लॉज के अंदर तरमीम की जा रही है, कभी केसेस खत्म करने के लिए वहां पर नैब जाकर, लेकिन फायदा तो आपको भी हुआ ना, फायदा तो आपको भी हुआ। नैब तरमीम वाले केस का फायदा तो इवेंचुअली तो आपको फायदा हुआ ना उसका। एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इसी तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अब भी आप देख लें कि अगर यही सिलसिला जारी रहा, यही आईनी तरमीम लेकर और इसको आगे बढ़ाने की ये जो एक प्लान बनाया गया, तो बिल्कुल हम सड़कों पर निकलेंगे, हम आएंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम सारा कुछ करेंगे, जिसकी तबलीग भी होती है कि इसका मतलब ये है कि पंजोता साहब आपको भी डाउट है कि हो सकता है नंबर अभी भी पूरा हो जाए। आमना शेख साहिबा, क्या वाकई में नंबर अभी भी पूरा हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए? हो सकता क्या है, हमारा नंबर पूरा है जी। इनके इतने सारे लोग हमारे साथ रास्ते में, नॉट जस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट बाय द वे, आल्सो इन द पंजाब असेंबली। मोर देन 2 डज़न MPs आर ऑलरेडी इन टच विद अस, क्योंकि इनके असल में देखिए, पहले तो इनके ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जेल में होना ना होना इज वन थिंग, लेकिन जिस तरह से इनकी लीडरशिप भागती है, उस दिन जलसा हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब भी गायब हो गए, लीडरशिप तो आगे नहीं आती। तो MPs को मैंने इसको सबको नजर आ रहा है, इसीलिए वो कहते हैं ना कि लाहौर में जलसा करने की भी इजाजत दे दीजिए कि जो गायब हो जाते हैं ना, इनको इजाजत दे, एक दफा इनको खुला छोड़ें कि आओ जी जलसा करो, जहाँ करना है हम देते हैं NOC आपको। नहीं, इनको जलसा करने की इजाजत दी। अगर मेरी जाती राय आप माने तो मेरा हाल है, इनको पहले जलसे की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह की इनकी हिस्ट्री है ये डिजर्व नहीं करते कि इनको जलसा करने की। थैंक यू वेरी मच आमना साहिब, आपका शुक्रिया। नईम अदर पंजोता साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, ये था इस शो का कि थोड़ा सा समझने की कोशिश की जाए कि आज की डायरेक्शंस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट से आई हैं, आज की डायरेक्शंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस हद तक एक सक्सेस स्टोरी है, या किस हद तक वो जो सारी कोशिशें पीछे चली गई थी वो एट हॉल्ट है। बहरहाल ये तो हुकूमती जो जराए हैं वो बेहतर कंफर्म कर सकते हैं कि नंबर आज भी पूरा है या नहीं है, और अगर नंबर उन 41 MNAs में से पूरा किया जाएगा तो जो पूरा करवाएंगे नंबर, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से बड़ी बज़ाहिर सी चीजें हैं, वो सामने नजर आ रहा है कि व्हाट वुड बी देयर फ्यूचर। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।